आज के वीडियो में करने वाला हमारा द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को कवर करेंगे पूरा। हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, तो अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूट्यूब पर क्लास 9 सैनिक स्कूल के जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कमी है यूट्यूब पर क्लास 9 के कोर्सेज़ की। तो मैंने सोचा कि क्लास 6 का नहीं क्लास 9 का बनाते हैं, क्योंकि ये अनफेयर हो रहा है क्लास 9 के साथ, तो हम क्लास 9 का बनाएंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप जब हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स को फ्री में पूछ सकते हो, एकदम प्रीमियम पेड क्लासेस की तरह। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। अगर आप लास्ट तक बने हो तो थैंक यू सो मच। और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है, तो आपको पिछले पार्ट में देखना पड़ेगा वो। तो हमने ये देखा था मीर कासिम लास्ट। अब देखते हैं लास्ट अब क्या होता है। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रादर डिफिकल्ट। अब कंपनी ने डिस्कवर किया कि ये डिफ़िकल्ट था थोड़ा। लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट में हुआ था कि जो है मीर जाफ़र जो है वो नवाब बन गया था। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपको लिखा मिलेगा कि जो कंपनी थी वो डर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका काम जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था, उसका ट्रेड का ही मकसद था मेन। तो वो जो है राज संभालने से बहुत डर रही थी। तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रादर डिफिकल्ट। अब कंपनी को पता लग गया कि ये ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हमको, ये मीर जाफ़र को नवाब बना के। इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। अब कंपनी को जैसे चाहिए था वैसे जो पपेट नवाब यानी कि जो मीर जाफ़र उसके आगे वाले लोग हम पढ़ेंगे, तो वो भी इतना हेल्पफुल नहीं रहे उनके साथ जितना कंपनी को लगा था, क्योंकि अब उनकी भी तो कोई इज्जत है ना। तो अगर आपने मेरा एक वीडियो है जो कि दूसरे चैनल पर है, इसी चैनल पर आ जाएगा, तो आप उसको जाके देख सकते हो, अच्छा वीडियो है। तो फॉर इवन मतलब पपेट नवाब की भी तो कोई तो इज्जत होगी कि अब वो सारा पैसा थोड़ी ना दे देगा कंपनी को, तो इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था पपेट नवाब के लिए भी और कंपनी के लिए भी। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from the subjects. अब सही बात है कि जो नवाब थे उनको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड भी तो रखना पड़ेगा ना, अगर उनको रिस्पेक्ट चाहिए होगी अपने जो दरबार वाले उनसे। तो when मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, अभी मीर जाफ़र को अपने कर्मों का जो है वो मिल गया। जब उसने प्रोटेस्ट किया, द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा दिया और उसकी जगह पे मीर कासिम को लगा दिया। अब मीर कासिम, आपको डाउट हो रहा होगा कि क्या है, तो मीर कासिम ये इंसान है। मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को लगा दिया। When मीर कासिम कंप्लेंट, अब मीर कासिम ने भी कंप्लेन किया, क्योंकि कंपनी अब ऐसी ही करती थी, बहुत सारा पैसा ले लेती थी, क्योंकि उसके पास इतना स्टार्टिंग में पैसा तो था नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा वो कर देती थी। तो जब उसने कंप्लेन किया, अब मीर जाफ़र ने कंप्लेन किया तो उसको निकाल दिया। अब मीर कासिम ने जब कंप्लेन किया तब क्या हुआ देखते हैं। तब इसने कंप्लेन किया, तब ये हुआ, ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड। अब इसने प्रोटेस्ट किया, यानी कि इसने झगड़ा किया, तो इसको हरा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको हरा दिया। एंड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर, अब एक बैटल थी, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको, इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं जो मैं आपको बता दूं और आपको याद हो जाएगी, या कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसको आप लर्न कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, तो आपको तो याद करना ही पड़ेगा। अब देखो, ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफ़र वॉज रीइंस्टॉल। अब उसको भगा दिया गया बंगाल से और मीर जाफ़र को फिर से उसकी पोजीशन पर लगा दिया गया। द नवाब हैड टू पे 5 लाख किया ना, हाँ 5 लाख किया एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस। अब देखो, ये जो नवाब था ना मीर जाफ़र, इसने बहुत प्रोटेस्ट किया था पहले, तो इसको इसके प्रोटेस्ट के बदले 5 लाख हर महीने देना पड़ता था। लेकिन कंपनी को ज़्यादा पैसे चाहिए थे, फाइनेंस इट वॉर्स यानी कि लड़ाई झगड़ा जो वो करते थे उनके लिए उनको ज़्यादा पैसे चाहिए थे, और ट्रेड करने के लिए और बाकी सारा जो भी खर्चा पानी आता था सैनिकों का, सोल्जर्स का जो भी था, उनके लिए भी उनको पैसे चाहिए थे। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। अब उनको ज़्यादा स्टेट्स और कैपिटल चाहिए थे और ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था। By the time Mir Jafar died in 1765,
द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। जब मीर जाफर मर गया 1765 में, कब मरा है 1765 में, और बैटल ऑफ बक्सर कब हुई 1764 में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, जब कंपनी का जो है दिमाग चेंज हो गया था। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद द पपेट नवाब्स, अब कंपनी को ये पता चल गया कि अब ये पपेट नवाब बहुत ज़्यादा ही नाटक कर रहे हैं, इसलिए अब हम इनके भरोसे तो नहीं रहेंगे। क्लाइव डिक्लेयर्ड, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव में पता है कौन था, अगर आपको नहीं पता तो पिछला पार्ट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स, अब उसने बोला कि अब ये पपेट रूलर का राज तो नहीं चलेगा, अब हम खुद ही नवाब बन जाते हैं और इस पर कर लेते हैं। इसे बोला जाता है द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। इसका मतलब ये कि खुद से नवाब बनना। यहाँ पे आप देख सकते हो पैरामाउंट सी, माउंट सी, इसे बोला जाता है द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट से। ना सो सॉरी, कल मैथ्स की क्लास नहीं आई, क्या हो रहा है पता नहीं, वीडियो को अपलोड कुछ तो प्रॉब्लम ही होते जा रहा है यूट्यूब पे, तो आप तब तक ये हिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि हिस्ट्री पे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर हम देखें तो, और स्कूल में भी बहुत आता है इसलिए। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान एज द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अब 1765 में मुगल एम्परर ने कंपनी को दीवान अपॉइंट कर लिया। यह दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इस चैप्टर में याद रखना है। कब अपॉइंट किया 1765 में, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई 1764 में, इसकी डेथ कब हुई मीर जाफर की 1765 में, तो ये सारी चीज़ें कोरिलेटेड है। दीवान का मतलब क्या होता है, जो टैक्स जो कलेक्ट करता है ना उसको बोलते हैं दीवान, टैक्स कलेक्टर ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अब बंगाल के जितने भी प्रोविंसेस थे, यानी कि जितने भी स्टेट्स कैपिटल्स होंगे, उनका टैक्स कलेक्टर मुगल एम्परर ने इसको बना दिया, अपॉइंट कर दिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 1765 में। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज ऑफ वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। अब जो दीवानी इनको मिल गई थी ना टैक्स कलेक्ट करने के लिए, करने की, अब इसने कंपनी को अलाउ कर दिया कि ये जो वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज, यानी कि बहुत सारे मिनरल, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बंगाल की ले जा सकती थी कंपनी, और टैक्स के रूप में कलेक्ट कर सकती थी। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सुलझा दिया था जो कि कंपनी ने मतलब पहले फेस की थी, ठीक है। From the early 18th century, its trade with India had expanded. अब ये अर्ली 18th सेंचुरी से कंपनी का ट्रेड इंडिया के साथ एक्सपांड हो गया, ठीक है। और अगर आपको अभी तक हो इस वीडियो में, यानी कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा स्मॉल होने वाला है, क्योंकि अभी बज रहा रात के 9 और वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बना लिया। आजकल टाइम नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों, और वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रही। But it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. अब कंपनी की प्रॉब्लम ये थी कि पहले तो ये सिर्फ ट्रेडर थे, तो इनको क्या देना पड़ता था, इनको ना बहुत सारे जो खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए इनको अब कुछ तो देना पड़ेगा सामान के बदले में। तो ये जो गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रिटेन का गोल्ड एंड सिल्वर दे देते थे इंडियन राजा को, और बदले में मसाले वसाले ले जाते थे, कॉटन सिल्क। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कि पोर्चुगीज़ जो आए थे वो मसालों के लिए आए थे, स्पाइसेस। इंग्लिश जो आए थे वो कॉटन और सिल्क के लाए थे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब गोल्ड एंड सिल्वर अब ये दे देते थे पहले तो जब ट्रेडर थे, लेकिन अब ये क्या अपॉइंट हो गए, अब तो ये दीवान अपॉइंट हो गए, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करता है, अब तो इनको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही तो टैक्स कलेक्टर है, इसलिए अब इनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि अब ब्रिटेन के पास बहुत गरीब था ब्रिटेन पहले, ठीक है। इंडिया को ही सोने की चिड़िया बोलते थे, ब्रिटेन के साथ बहुत सारे वॉर भी हो रहे थे। अब ये जो ब्रिटिशर है ना, ये सारे हम लोगों को लूटा है इन्होंने, इनके पास कुछ नहीं था, ये बहुत जो वो करता है ना, पूरा इंडिया से लिया है इन्होंने। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। इस समय पे ब्रिटेन एकदम खाली हाथ बैठा हुआ था, कुछ नहीं था उसके पास देने के लिए। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब प्लासी की बैटल कब हुई थी 1757 में, जो कि हमने पढ़ी थी, देखो याद रखो, याद करो, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच में बैटल हुई थी, ठीक है। ये कहाँ से आ गए इतने सारे, ये स्टॉप हो गया। कब स्टॉप हो गया, आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। अब देखो जब ये दीवान बन गया, यानी कि टैक्स कलेक्टर बन गए, टैक्स कलेक्ट करने लगे, तब स्टॉप हो गया। ये कब रुकना, थोड़ा थोड़ा स्लो कब हो गया था,
ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद स्लो हो गया था, ये आउटफ्लो ऑफ गोल्ड, यानी कि ब्रिटेन के पास खाली हाथ था, ब्रिटेन कुछ नहीं था देने को। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अभी जो इंडिया से जो खर्चा आता था ये अब कंपनी के एक्सपेंसेस को मीट कर सकता था, यानी कि इनका खर्चा पानी सब चल सकता था इससे। These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain the company troops and meet the cost of building at the company fort and offices at Calcutta। तो आप ये पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द कंपनी एक्वायर्ड, मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा पावर को एक्वायर कर लिया। बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स, यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। ईच कंपनी सर्वेंट बिगन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। हर एक कंपनी सर्वेंट को ऐसा लगने लगा कि वो खुद ही नवाब है और वो जी भी रहे थे नवाब की लाइफ। कैसे? क्योंकि इतना पैसा आ रहा था, इतना सारा पैसा आ रहा था उनके पास कि उनके ऊपर पैसे की बारिश होते जा रही थी। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give the land and vast sums of money as personal gift to company officials। अब देखो, अब आई ना काम की बात। बैटल ऑफ प्लासी के बाद, यानी कि 1757 के बाद, द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल के जो सच्ची मुच के नवाब थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि लैंड देने के लिए, एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारा पैसा भी देने के लिए इनको फोर्स किया जा रहा था एज पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल्स। यानी कि जब कंपनी पावरफुल हो गई तब इन्होंने नवाब को दबा के रख दिया, बोला कि गिफ्ट दो अब हमें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अ मास्टर फॉर्च्यून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव जो था, अब उसने एक फॉर्च्यून, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा उसने इकट्ठा करके रख दिया था। इसके ऊपर केस भी हो गया था। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। अब 18 साल में मद्रास से इंग्लैंड से मद्रास आया था 18 साल में, और उसके पास इतना सारा पैसा। अब देखो, इन 1767 व्हेन ही लेफ्ट इंडिया हिज इंडियन फॉर्च्यून वाज वर्थ 401,102 यूरोज, यानी कि 4 लाख रुपए। उस टाइम पे 4 लाख रुपए इसका था, यानी कि इतना ज़्यादा। इंटरेस्टिंगली ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। अब इसको गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट कर लिया। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन बट इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसे बोला कि इतना ज़्यादा जो तूने वो किया है इसको रिमूव कर, लेकिन उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया 1772 में, यानी कि उसको चेक किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्टमेंट। अब ब्रिटिश जो थे उनको शक हो रहा था कि इतना सारा पैसा कैसे आ गया, आज तक तो कोई भी नहीं आया इतना सारा पैसा लेके। 4 लाख रुपए, बताओ उस टाइम पे 1757 में अगर आप 4 लाख रुपए लोगे तो वो 4000 करोड़ के बराबर रहेंगे। Although he was acquitted, he committed suicide in 1744। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस हो गए थे तो इसने कर लिया और इसको एक्विटेड, यानी कि इसको छोड़ दिया गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव तक मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल मैथ्स आने वाला है, कल पक्का मैच आएगा गाइस, कल कुछ भी हो जाए कल मैच ही आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए